हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। देखो, जैसे कि सीटेट का हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी होगी, उसमें ईवीएस का पोर्शन हम ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व करके आ गए हैं। ये जो सीटेट का पेपर है 2019 का 2019 का दिसंबर का पेपर है और ये पेपर 1 है। इसमें हमने लास्ट क्लास में ईवीएस का सॉल्व किया था, ईवीएस के सारे क्वेश्चंस। तो पार्ट थर्ड जो है वो ईवीएस है और ये कंपलसरी पार्ट है। ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में पूरा पैटर्न बता चुकी हूँ, थोड़ा सा आपको दोबारा बताती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। फिर जो पार्ट फोर्थ आता है, पार्ट फोर्थ इंग्लिश। पार्ट फोर्थ में दो लैंग्वेज दी गई है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश है और देखो पार्ट 4 में लैंग्वेज 2 क्या है, लैंग्वेज दूसरी है हिंदी। ठीक, दोनों ही दे रखी है, यानी कि आपको लैंग्वेज 1 में पार्ट 4 में चॉइस है, या तो आप हिंदी को चूज कर सकते हैं या फिर इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। कोई भी एक लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पार्ट 5 में आप जो लैंग्वेज फोर्थ में सेलेक्ट करेंगे उसके अपोजिट करनी है। सपोज करिए आपने पार्ट 4 में आपने हिंदी सेलेक्ट की है, तो आपको पार्ट 5th में कौन सी सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। दोनों लैंग्वेज सेम नहीं करनी है। पार्ट 5th में भी आपके पास लैंग्वेज 2 इंग्लिश भी है और देखो ऑप्शन में हिंदी भी है। आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे वो करनी है, बट अपोजिट टू पार्ट 4th। दोनों में सेम नहीं होगी कि आप पार्ट 4th में भी हिंदी कर लें और पार्ट 5th में भी हिंदी कर लें। बहुत ध्यान देना है इस बात का। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों ही पार्ट में एक ही सेम लैंग्वेज सेलेक्ट करके आ जाते हैं और फिर उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर अब हम पार्ट 4th में, अब मैं आपके लिए दोनों ही पार्ट 4th की भी और पार्ट 5th की भी, दोनों की हिंदी आपके लिए हम सॉल्व कर लेंगे पेपर को। अभी मैं पार्ट 4th में हिंदी का सॉल्व करते हैं, और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे पार्ट 4th में वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, अभी नेक्स्ट क्लास में हम इंग्लिश को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक। इन क्वेश्चंस में ये दिए गए हैं, केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना है। देखो क्लियरली मेंशन है कि परीक्षार्थी भाग 4 में प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना है। क्या चुना है, हिंदी चुना है। तो आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ पे इन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर 91 से 99 तक कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको पैराग्राफ पढ़ना है और इसके आंसर करने हैं। फिलहाल मैं आपको, आप पैराग्राफ पढ़ के अपने आंसर फिल्टर आउट करिए। मैं आपको जो आंसर की में राइट आंसर्स बताए गए थे, जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आई थी और उसमें राइट आंसर था, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने 91 में पूछा है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। आप 1 मिनट का पॉज लीजिए और पूरा ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक रीड करिए। उसके बाद आप अपना आंसर मार्क करिए और फिर जो मैं आंसर बता रही हूँ राइट आंसर, उससे टैली करिए और देखिए कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है, तो इनका राइट आंसर है कला प्रवृत्ति पर। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसका राइट आंसर मिलेगा कला प्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 92 है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय। अनुच्छेद के अनुसार आपको बताना है कि ये गणित, भूगोल और इतिहास कैसे विषय हैं। ये हैं तर्क प्रधान। कैसे विषय हैं, तर्क प्रधान विषय हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं ऑप्शन, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 93, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। जो ज्ञान विज्ञान है उसको बहुत अधिक महत्व देने के क्या कारण है, समाज में विभाजन हो रहा है। क्या कारण है, समाज में विभाजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किशोरावस्था किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है। तो ये भी आप पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा पतन का रास्ता अपना रही है। जिन्होंने पतन ही सेलेक्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95,
इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो शब्द है वो पूरे समूह से, ग्रुप से अलग है। तो कौन सा शब्द है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक या फिर अभिव्यक्ति। तो कौन सा है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। तो ये अपने समूह से अलग है, क्योंकि तार्किक मतलब सोचना, स्वाभाविक ये भी नेचुरल है ना। तो ये जो अभिव्यक्ति है ये अभिव्यक्त करने की कैपेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। देखो इसमें मैंने क्लास हिंदी की ली है, प्रत्यय और उपसर्ग दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्रत्यय और उपसर्ग। तो जो प्रत्यय होते हैं वो लास्ट में जोड़े जाते हैं। कहाँ पे ऐड होते हैं? लास्ट में। किसी भी जो भी शब्द आपसे पूछा जा रहा है उसके अंत में जो जुड़ता है वो प्रत्यय होता है, और जो शुरू में जुड़ता है, स्टार्टिंग में जुड़ता है, वो उपसर्ग होता है। आपको ध्यान रखना है जब भी हम प्रत्यय को अलग करते हैं तो उसका प्रत्यय को अलग करने पर जो शब्द बनता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अनर्थ शब्द आपने बना लिया और कह दिया इस पे ये प्रत्यय है, नहीं, उस शब्द का कोई मीनिंग होना चाहिए। तो जैसे विकसित में पूछा है तो विकसित में कौन सा प्रत्यय? इत। इत प्रत्यय होता है, वो किस में जुड़ा हुआ है? विकसित में। ठीक है, विकसित में कौन सा प्रत्यय है? इत। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 97 का सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। आपको ये अपने हिसाब से नहीं बताना है, ये जो पैराग्राफ है, ये जो अनुच्छेद है, इसके हिसाब से बताना है। जब आप इसको आपने पढ़ा है तो आप इसके अकॉर्डिंग बताइए कि क्या राइट आंसर होगा। फिलहाल जो ऑफिशियल आंसर की ने राइट आंसर माना था वो था दुखद, कि अनुच्छेद के अनुसार कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? दुखद है। क्वेश्चन नंबर 99 आता है, आधुनिक शिक्षा में किस किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो इन्होंने पूछा है कि आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। देखो यहाँ पे आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा, पूरा आपको ध्यान से पढ़ना है कि इन्होंने सबसे ज्यादा बात किसकी की है। अपनी एक माँ श्रद्धा रखते हैं, गणित, भूगोल, इतिहास, है ना, रसायन शास्त्र। तो सबसे ज्यादा जो इन्होंने दिया है वो किसे दिया है? विज्ञान को। इसको उन्होंने राइट आंसर किसको माना था? विज्ञान को। यहाँ पर हमारे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो, इन्होंने दिया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक का सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब इन्होंने अभी तो गद्यांश दिया था, अब इन्होंने क्या दिया है? एक काव्यांश दिया है, उसको पढ़ के आपको आंसर करना है। तो देखो ये आपको समझना पड़ेगा, समझ के ही हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 है, हिमकृत का आशय है। तो हिमकृत का देखो आशय होता है स्वर्णिम, यानी कि कुछ गोल्डन से रिलेटेड होता है। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, इन्होंने इसके अकॉर्डिंग पूछा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम पूछेंगे हिमकृत, हिमकृत किससे रिलेटेड होता है? हिम मतलब हिम बर्फ से रिलेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बर्फ का मुकुट। क्या आंसर होगा? बर्फ का मुकुट। फिर क्वेश्चन नंबर 101 है, नगपति का विग्रह और समास होगा। समास की क्लास ऑलरेडी मैं पूरी ले चुकी हूं, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वो देखिए। इन्होंने पूछा है नगपति का विग्रह, तो नगपति का आप विग्रह कैसे करेंगे? नागों का पति, है ना, नागों का पति। तो इसका विग्रह देखो ऑप्शन में कौन सा दिया गया है? ये रहा, नागों का पति। और कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। नागों का पति है जो, ऐसा नहीं, बहुब्री ये नहीं होगा। नागों का पति है जो, नहीं, इसका होगा नागों का पति, है ना, नागों का पति। ये होगा तत्पुरुष समास, उसे कहते हैं नगपति। समास वाली क्लास, समास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी अभी तक नहीं अटेंड की है आप उसको अटेंड कर लीजिए। 102, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो इस काव्यांश में कौन सी पंक्ति में ऐसा कहा गया है? पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। तो देखो इससे पता लगता है हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का क्या है? ढेर है। क्वेश्चन नंबर 103, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो जिसको जीता ना जा सके उसके लिए कविता में हुआ है अजय। अब वैसे भी आप देखेंगे जिसको जीता ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। देखो ये लिखा है ना, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोत्तम नित महान। युग युग अजय यानी कि जिसको, वो जो हमेशा ही क्या है? जीतता चला आ रहा हो, जिसे कोई और नहीं जीत सकता। क्वेश्चन नंबर 104 है,
निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है? तो ये जो निस्सिम शब्द है इसमें कौन सी संधि है? इसमें है विसर्ग संधि, क्योंकि जब आप इसको तोड़ेंगे तो नी प्लस सिम करके आएगा, है ना, सिम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, हिमालय को क्या कहकर संबोधित किया गया है इस काव्यांश में? यतिवर कहकर किया गया है। तो यतिवर क्यों कहा गया है? क्योंकि वह समाधि में लीन है। इन्होंने ऑप्शन थर्ड को राइट आंसर बताया है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। अब ना तो गद्यांश का है ना ही कोई काव्यांश है, अब आपको अपने अनुसार सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। जो प्राथमिक स्तर है उस पर जो हम बच्चों की भाषा का आकलन करते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है? उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। देखो इसमें भी मैंने आपको लास्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड यूज करना सिखाया था। एलिमिनेशन मेथड से ही हम फिल्टर आउट करेंगे। वैसे तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि जब प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 में जो हम बच्चों की भाषा का आकलन करते हैं तो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का हम आकलन कर सकें। देखो हम उसके पठन की क्षमता का आकलन नहीं करना चाह रहे, उसके लेखन का तो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे, बोलने की कुशलता का भी नहीं आकलन करना चाह रहे, क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी कुछ ग्रह की, घर की, अपने परिवेश की भाषा को बोलेगा, कुछ वो विद्यालय की भाषा को बोलेगा, तो हम उसकी कुशलता को तो आकलन हम 1 to 5 यानी कि प्राथमिक स्तर पर नहीं कर सकते। तो हम किस चीज का आकलन करेंगे? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, कि वो अपनी जो भाषा है उसका किस तरह से प्रयोग कर रहा है, उसमें कितनी क्षमता है, सिर्फ हम इस चीज का आकलन करेंगे। देखिए अब हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये दिमाग में बैठा के रखिए कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड होके आंसर करना है ना, यानी कि बाल केंद्रित होके करना है। ये नहीं कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन अब नहीं रह गई है, अब सारी एजुकेशन जो है वो बच्चे पर केंद्रित है, बच्चे के अनुसार है, बच्चे के लिए है। तो समझिए कि सब कुछ उसी के अनुसार हमें सोचना है, बच्चा कैसे समझेगा। और अगर आप ये वाली बात अपने दिमाग में रखते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने जरा से भी इस कॉन्सेप्ट से भटके और आप टीचर फोकस्ड एजुकेशन की तरफ आए तो आपके आंसर गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 107 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? देखिए भाषा की आकलन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अब इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा सबसे कम है। तो कहानी कहना ये तो तरीका है, जब बच्चा कहानी कहता है तो हम उसकी भाषा का आकलन, भाषा को चेक कर सकते हैं। कहानी लिखने में भी, है ना, कहानी वो लिख रहा है, जैसे कोई भी बच्चा कोई स्टोरी लिख रहा है तो उसमें हमें समझ में आएगा कि उसकी भाषा किस तरह की है। घटना वर्णन ऑब्वियस सी बात है, जब कोई बच्चा आएगा, आप समझिए सुबह सुबह कोई बच्चा आया, रास्ते में उसने कोई भी घटना होते हुए देखी, वो आके आपको वर्णन करके सुनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी भाषा का आकलन कर सकते हैं कि वो किस तरह के वर्ड्स को चूज कर रहा है, क्या वो बताना चाह रहा है ना। श्रुतुलेख, देखो श्रुतलेख ये तो नहीं, क्या हैंड राइटिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, हमें तो भाषा का आकलन करना है, हमें कोई लिखने का थोड़ी ना आकलन करना है। तो इन्होंने सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? श्रुतलेख। लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहानी में वो भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन सिर्फ हम उसकी हैंड राइटिंग पे कि कितना साफ वो लिख रहा है उस पर हम फोकस करें तो ये इंपॉर्टेंट तरीका नहीं है। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। क्या यह विचार कैसा है? जब हम किसी भी बच्चे का आकलन करते हैं तो उसमें सिर्फ बच्चे की क्षमताओं का ही आकलन नहीं होता बल्कि जो शिक्षक है उसने कैसी शिक्षा दी है, उसकी शिक्षण प्रक्रिया क्या है, उसका भी आकलन होता है। तो क्या यह बात पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? देखो ये दो तो नहीं हो सकते, ना पूर्णतः गलत है ना निराधार है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे की क्षमताओं का आकलन किया जाता है तो टीचर की टीचिंग टीचिंग कैपेबिलिटीज या टीचिंग
जो उसकी मेथड्स हैं उसका भी कहीं ना कहीं पता चलता है, उसका भी कहीं ना कहीं आकलन होता है। तो अब हमारे पास, हमने एलिमिनेशन मेथड से ये दो तो हटा दिए, हमारे पास बचे दो, या तो पूर्णतः सही है या अंशतः, यानी कि हाफ, आधी बात सही है। तो आप इसमें सोच समझ के देखिए, कुछ हो सकता है सोचें कि आधा सही है, कुछ सोचे पूरी तरह सही है, बट जो हमें ऑफिशियली माना गया था वो बात ये है, पूर्णतः सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, जो साथी हमारे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऑलरेडी ईवीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप वो भी जरूर लगाएं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आए थे जो अपकमिंग एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीना ने के आधार पर ये जानकारी दी। देखो, एक रीमा है, रीना बोल दिया मैंने बाय मिस्टेक, रीमा। रीमा ने क्या करा कि एक तीसरी कक्षा में जो पढ़ रही है लड़की है रितिका, उसकी जो भाषा क्षमता है, भाषा निष्पादन पादन है, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का जो ब्यौरा है, सारा रिकॉर्ड जो है उसके पेरेंट्स को दिया। तो ये पूछना चाह रहे हैं रीमा ने किस आधार पे दिया होगा। देखो, रीमा खुद तीसरी क्लास की लड़की है ना, तीसरी क्लास की छात्रा है, तो अवलोकन के आधार पे तो वो नहीं दे सकती, क्योंकि उसने कोई अवलोकन तो कर नहीं लिया। जो रितिका रितिका की सारी क्षमताओं को उसने अवलोकन कर लिया हो, वो जांच भी नहीं कर सकती, लिखित परीक्षा भी वो नहीं, तो उसने किस बेसिस पे दिया होगा? उसने दिया होगा पोर्टफोलियो के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? पोर्टफोलियो के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। जब हम क्लास फर्स्ट में हम पढ़ाते हैं तो वो कह रहा है इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है जो लिखने के अंदर अंतर्गत ही आती है? क्या वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना? देखो, ये तो है ही लिखना। चित्र बनाना, इसका राइट आंसर चित्र बनाना होना चाहिए, क्योंकि जो पहली कक्षा में अगर बच्चा कोई चित्र बना रहा है, कुछ भी एक्स वाई जेड अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, तो वो भी किसके अंदर आएगा? लिखना के अंतर्गत ही आएगा। वाक्य लिखना तो ऑब्वियसली लिखना ही है, शब्द लिखना, इसमें आप देखो थोड़ा सा अगर आप माइंड से सोचेंगे, ऑप्शन से स्मार्टनेस दिखा के, कि अगर कोई बच्चा वाक्य लिख रहा है तो वो तो ऑटोमेटिकली लिखना ही हो गया, शब्द लिख रहा है वो भी शब्द लिखना हो गया, अक्षर बनाना है वो भी लिखना ही हो गया। हाँ, चित्र बनाना एक अलग सी चीज है जिसे हम सिर्फ क्लास फर्स्ट में लिखने की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। जो प्राथमिक स्तर है, यानी कि क्लास 1 टू 5th है, उसमें पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अनुमान लगाना तो है ही इंपॉर्टेंट है, संदर्भ अनुसार अर्थ भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने का उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट है, अक्षरों की पहचान। देखो, जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन सही हो, बट जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें उनमें से फिल्टर आउट करना है कि कौन सा सही बताया जाएगा। तो इन्होंने पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों की पहचान। अगर बच्चा अनुमान लगा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने का उद्देश्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संदर्भ अनुसार अर्थ भी इंपॉर्टेंट है, अगर उसे अक्षरों की चलो पहचान नहीं है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना सीखने के लिए, है ना। वो मिला के पढ़ ले रहा है, वो शब्द पढ़ ले रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हम पीछे ही पड़ जाएं कि आप हमें वर्णमाला ही सुनाइए, है ना, पूरी वर्णमाला याद करिए, सीक्वेंस में याद करिए, नहीं, हम उसको छोड़ सकते हैं। अगर उसको अक्षरों की पहचान नहीं हो रही है, या वो सीक्वेंस में अक्षर नहीं पहचान पा रहा है, तो इट्स ओके। अगर वो अनुमान लगा रहा है, पढ़ रहा है, तो वो हमारे लिए ठीक होगा। तो आपको कई बार क्वेश्चन को देखकर और ऑप्शंस को देखकर आंसर करना होता है। यहाँ पे हमने ऑप्शन के अनुसार आंसर किया, कि उन्होंने पूछ लिया कि ये है तो सारे इंपॉर्टेंट, बट सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमने ये पूछना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 112, भाषा अर्जन क्षमता किससे किसके साथ संबंधित है? अब ये पूछ रहा है जो भाषा अर्जन कर क्षमता है, ये इनमें से किसके साथ संबंधित है? तो प्याजे, चामस्की, स्किनर या ब्रूनर? तो ये है चमस्की के साथ। आप याद रखेंगे, भाषा अर्जन क्षमता किससे रिलेटेड है? चमस्की से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113,
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो प्राथमिक स्तर है उसमें हमें भाषा सीखनी है, तो भाषा सीखने के लिए इनमें से कौन सा संसाधन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कंप्यूटर? नहीं, प्राथमिक स्तर पर कंप्यूटर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, है ना। बाल साहित्य ये हो सकता है, बट हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, अभी हम इसको नहीं छोड़ सकते। समाचार पत्र, प्राथमिक स्तर पर बच्चा कहाँ समाचार पत्र समझेगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलीविजन भी भाषा सीखने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो बाल साहित्य है वो इंपॉर्टेंट है। बाल साहित्य में बच्चों से रिलेटेड छोटे छोटे पिक्चर्स हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो उसको देख के बच्चा एक्साइटेडली सीखता है, तो ये क्या संबंधित है? बाल साहित्य। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 114, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है कैसी है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है? बहुत सिंपल है। अगर बच्चा बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में ही अपनी बात कह रहा है, तो ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। जो जिसकी मातृभाषा होगी फ्रीक्वेंटली एकदम से उसके मुंह से वही भाषा निकलेगी, है ना। तो इट्स वेरी नेचुरल, ये स्वाभाविक है। इसमें ना कोई निंदनीयता है, ना कोई विचारणीय है, ना ही ये अनुचित है। इट्स अ नेचुरल थिंग, ये है स्वाभाविक बात है। आगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी का अभिन्न अंग भी है। बहुभाषिकता यानी कि जो हमारी मल्टी लैंग्वेज का जो कल्चर है, ये एक तो हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है? सभ्यता और संस्कृति भी है। क्या है? सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों में भाषा क्षमता विकास में क्या? देखो, जो फर्स्ट 1 to 5 यानी कि जो प्राथमिक स्तर में होती हैं उसमें बच्चों की बुक्स में कार्टून बना दिए जाते हैं, भाषण दिए जाते हैं, उनके विज्ञापन लगा दिए जाते हैं, जिससे बच्चे थोड़े उसमें और ज्यादा इंगेज हो जाते हैं। वो उसको एक्साइटिंग फील करते हैं, उनको अच्छा लगता है ये सब कार्टून देखना, पढ़ने के लिए थोड़े मोटिवेट होते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये तो बहुत क्यूरियसिटी सा उनको लगता है कि क्या है ये। तो ये सब चीजें क्या है? बच्चे की जो भाषा की क्षमता है उसके विकास में सहायक होती हैं, बाधक नहीं हो सकती, निरर्थक भी नहीं है, अनुपयोगी भी नहीं है। देखो, जो जिस लेवल का बच्चा है उसे उसी के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चा तो फर्स्ट क्लास का है और आप उसको एकदम बिल्कुल बोरिंग सी टेक्स्ट बुक दे दें, तो बच्चा क्या समझेगा। वहीं आप उसको कार्टून वाली कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से पिक्चर्स बना के दे देंगे, तो वो बच्चे की भाषा क्षमता में क्या होगी? सहायक होगी। तो इसका राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन ही तीनों एकदम नेगेटिव वाले थे, जो हमारे लिए गलत ही हैं। नेगेटिविटी की तरफ तो कम ही जाना है। ऑप्शन सेलेक्ट करते वक्त आप देखिए पॉजिटिविटी किस में आ रही है। तो यहाँ पे देखिए बाधक, निरर्थक और अनुपयोगी तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? सहायक। वैसे भी नोन है, और अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो देखिए पॉजिटिव है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, पांचवी कक्षा की कहानी सुनो, सॉरी, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहोगे? देखो, उसने क्या लिखा? पांचों शब्द लिखा, किन्हें लिखा, आंखें लिखा और दोनों लिखा। अब आप बताइए कि आप उसकी लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। तो हमें ऑप्शन पढ़ना है। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। ऐसा तो नहीं है, देखो बच्चे ने लगा रखे हैं अनुनासिक चिन्ह, है ना, आप ध्यान से देखिए, लगा रखे हैं ना, तो ये बात तो गलत हो गई है। वह तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ठीक है, ये बात भी और पढ़ते हैं आगे, ऐसा नहीं कि छोड़ सकते हैं। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लापरवाह नहीं है, उसने लगा रखे हैं। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। हाँ, ये बात सही है। देखो, उसने बिल्कुल कहाँ कौन सा अनुनासिक चिन्ह लगना है वो सब लगाया, तो वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का क्या करती है? अति सामान्यकरण करती है। तो ऑप्शन नंबर 117 का फोर्थ सही हो जाएगा। आपको सारे ऑप्शंस ही पढ़ने हैं। अगर आपको पहला भी सही लग रहा है तब भी आप बाकी के 3 पढ़ेंगे और उसके बाद राइट आंसर को फिल्टर करेंगे सीटेट का एग्जाम करते हुए। वैसे तो सीटेट क्या, कोई भी एग्जाम सॉल्व करते हुए आप बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से क्वेश्चन और ऑप्शंस को पढ़ना है। अगर कहीं नहीं पूछा है तो उसे मार्क कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 118। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। भाषा शिक्षण है तो लिखित को पहचानने की तो कोई जरूरत नहीं है, उसकी सहज भाषाई क्षमता को पहचानना ये सही हो सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पठन क्षमता भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 119 है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमताओं से लैस होते हैं। पढ़ने और बोलना तो हट ही गया, लिखने भी नहीं, रटने भी नहीं, क्या समझने और बोलने। जब कोई भी बच्चा स्कूल आता है तो उसको सिर्फ अपनी ग्रामीण या फिर शहरी जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में पता होता है। वो 2 या 3 लैंग्वेज को समझ या बोल नहीं सकता, है ना। जब फिर वो धीरे धीरे आके स्कूल की लैंग्वेज सीख जाता है या कोई और लैंग्वेज सीख जाता है, बट इनिशियली उसको ज्यादा लैंग्वेज नहीं आती है, ना समझ में ना बोलने में। क्वेश्चन नंबर 120 है, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी उसकी को सीखना, उसकी डैश को सीखना। तो इसका क्या, इसका राइट आंसर आंसर है, किसी विषय को समझने का मतलब है उसकी शब्द उसकी अवधारणाओं और उसकी शब्दावली को सीखना। किसी भी विषय को आप कब समझेंगे? जब आप उसकी अवधारणाओं को समझेंगे और उसकी शब्दावली को समझेंगे। थोड़े से इसके जो ऑप्शंस थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, बट अगर आप आराम से बैठ के सोचेंगे तो आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। देखो, ये हमने पार्ट 3 का पार्ट 4 की लैंग्वेज, हमने लैंग्वेज 1 हिंदी कर ली और ये यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की हिंदी लैंग्वेज, जो नेक्स्ट 5th है, जो बच्चे इसकी हिंदी अटेंड करना चाहते हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।